नमस्कार। मैं धनंजय कुमार द नागरिक में आपका स्वागत है। कल रात जो है ईरान ने जबरदस्त हमला किया इजराइल पर। और इजराइल का जो है जिसको कहते हैं कि बेहद चर्चित डिमॉन शहर जो है वहाँ भारी हमला किया। देखिए, मैं एक आध वीडियो दिखा देता हूँ। ये देखिए। اومد اومد از اینجا میاد از اینجا और जो कहा, धमकी दी है वापस ट्रंप ने कहा है कि जो है हम तुम्हारी पावर प्लांट को ध्वस्त कर देंगे। मतलब ईरान में जितने पावर प्लांट हैं सब खत्म कर देंगे। और शुरुआत जो है वो सबसे बड़े पावर प्लांट से करेंगे, यानी बिजली ही खत्म कर देंगे। देखिए, वहाँ जो जानकारी है उसके अनुसार ईरान में तकरीबन 110 गैस बेस्ड पावर प्लांट है, जिनमें से कुछ हाइब्रिड भी है। और इसके अलावा देश में सोलर, हाइड्रो, विंड, तेल, डीजल, कोयला, जियोथर्मल और परमाणु ऊर्जा से चलने वाले प्लांट भी मौजूद है। यानी जितने तरीके के पावर प्लांट हो सकते हैं वो सारे ईरान में है। ईरान कोई छोटा मोटा देश नहीं। और ये भी लोगों को समझ में आ रहा है कि ईरान जो है वो कठमुल्लों का देश नहीं है, जो आम तौर पे भारत में भी भक्त कहते रहते हैं। और दुनिया के देशों को भी लगता है कि मुसलमान का मतलब होता है मौलवी, मुसलमान का मतलब होता है पिछड़ेपन। और ईरान ने ये साबित किया है कि मुसलमान का मतलब पिछड़ेपन नहीं होता है। मुसलमान का मतलब जो है वो मानवीयता भी होता है, और मुसलमान का मतलब साइंटिफिक टेम्परामेंट भी होता है। धर्म का पालन करने का मतलब ये नहीं है कि आप जो है साइंटिफिक टेम्परामेंट जो है मौजूदा वक्त का जो उसकी जो डिमांड है उसको न समझे। तो वहां जिस तरीके से ईरान अब भी, देखिए आज 23वां दिन है, बावजूद इसकी वो टिका हुआ है। और टिका हुआ नहीं, पड़ा हुआ है, और ईंट का जवाब पत्थर से दे रहा है। एक और देखिए, मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, जहां ईरान के एक जनरल ने कहा कि ग्रीनलैंड की युद्ध शुरू होने से पहले भी चर्चा थी कि कहा था इसने, ट्रंप ने, कि हम ग्रीनलैंड जो है कब्जा कर लेंगे, ग्रीनलैंड हमारा है, हम ले लेंगे। इस पर उस समय भी विवाद हुआ था। अब जो है ईरान के एक जनरल ने कहा है कि अगर ग्रीनलैंड यूरोप से नहीं संभलता, यूरोप अगर रक्षा करने में असमर्थ है, तो ईरान से कहे, हमसे कहे, हम उसको संभाल लेंगे। ये जरा वीडियो देखिए। اتحادیه اروپا را اول تهدید کرد، بعد التماس کرد، امروز گفته اگه نیاید ما میایم گرینلند رو میگیریم. من میخوام به اتحادیه اروپا بگم اگر نمیتونی گرینلندت حفظ بکنی درخواست بکن، ما میام حفظش کنیم. तो ये जो है ईरान के जनरल ने कहा है। और देखिए, ईरान ने जब कल ट्रंप ने जब धमकी दी कि हम पावर प्लांट को उड़ा देंगे, खत्म कर देंगे, तो ईरान भी जो है जवाब देने में पीछे नहीं रहा। और ईरान ने कहा कि अगर तुमने ऐसा किया तो हम मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल से जुड़े सभी पावर सेंटर्स को निशाना बनाएंगे, और अमेरिका और इजराइल से जुड़े समुद्री पानी को मीठा बनाने वाले प्लांट, यानी डिसैलिनेशन प्लांट और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद कर देंगे। ये ईरान ने कहा है। और ईरान ने यह भी कहा कि ये फालतू की धमकियों से हम डरने वाले नहीं हैं, और जैसे को तैसा, यानी टिट फॉर टैट की रणनीति हम अपनाएंगे, हम घबराएंगे नहीं। और जो ईरान का जो अब तक कितने लोग मारे गए, आम आदमी मारे गए, अभी अमेरिका में कितने सिपाही मारे गए, इजराइल में कितने लोग मारे गए, इसकी अभी कहीं चर्चा होती नहीं है, जो कि वो बहुत सेंसरशिप है। लेकिन ईरान खुद बता रहा है कि हमारे इतने लोग मारे गए। वो किसी और को बताने की जरूरत नहीं है, वो खुद कह रहा है कि हमारे इतने लोग मारे गए, बच्चे मारे गए, महिलाएं मारी गई।
अस्पतालों में हमला किया गया, 7 अस्पतालों में, ईरान के अस्पतालों में हमला किया गया, ईरान के रिहायशी इलाकों पे हमला किया गया। तमाम तरीके के जितने अनैतिक कृत्य हो सकते हैं अमेरिका और इजराइल के, वो सारे अमेरिका और इजराइल कर रहा है। लेकिन ईरान जो है, कल रात में अमेरिका ने कहा था कि बहुत भयानक हमला करेंगे, लेकिन ईरान ने इजराइल पर, वहां का एक शहर है डिमोना, वहां पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। और जो आग और धुआं दिख रहा है, और कहा जा रहा है कि इसमें, शुरुआत में खबर आई थी कि 20 लोग घायल हुए हैं, लेकिन अभी खबर आ रही है कि 75 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। और एक बात और जान लीजिए कि डिमोना वो शहर है जहां इजराइल का न्यूक्लियर न्यूक्लियर प्रोग्राम सेंटर है। इसके अलावा हाइफा हाइफा बंदरगाह जो है, हाइफा पोर्ट जो है, उस पर भी भारी हमला किया है ईरान ने। और देखिए वहां के जो अब इजराइल के लोग हैं, वो भी अब घबराने लगे हैं। एक और मैं हमला दिखाता हूं किस तरीके का, देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये ईरान बैलिस्टिक मिसाइल फेंक रहा है। Abba, this just hit the first part. Wow. That is crazy. I just get. Wow. और इसका नतीजा ये निकला है कि देखिए अब इजराइल में भी लोग विरोध करने लगे हैं। और इजराइल के एक मंत्री, जब वो जो है आम पब्लिक के बीच नजर आए, तो उस पर, मंत्री का नाम देखिए है, सिक्योरिटी मिनिस्टर है बेन ग्वीर, नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर बेन ग्वीर। देखिए किस तरह से इजरायली महिला ने उसका विरोध किया है और कहा कि तुम यहूदी नाजी हो, तुम इन मौतों के जिम्मेदार हो, तुम मौत लेकर आए हो, मेरे शहर से बाहर निकलो। तो ये जो है, जब उसके शहर में वो मंत्री गया, तो क्या क्या ये महिला देखने के लिए गिरी हुई। तो ये जो है, इस तरह से विरोध होना शुरू हो गया। और देखिए, एक कहावत है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। एक बार जब घंटी कोई बांध देता है, जब विरोध का स्वर उठता है, तो फिर वो रुकता नहीं है। और दुनिया का कोई भी समाज हो, वही किसी भी धर्म का समाज हो, किसी भी देश का समाज, जब उसकी जान पर आफत आ जाती है, तो वो रिएक्ट करता है, लड़ता है। और जो स्वाभिमानी समाज है, वो तो और चुप नहीं रहता। जीवन मरण तो अलग है, लेकिन अगर स्वाभिमान पे भी अगर चोट लगती है, कोई उसके उसके वजूद पे हमला करता है, तो वो रिएक्ट करता है, रिटेलिएट करता है। और ये जो है अमेरिका में भी हो रहा है। एक और देखिए, मैं स्लाइड आपको दिखा रहा हूँ, वीडियो नहीं दिखा रहा हूँ। ये अमेरिका के सीनेट है, बर्नी, उन्होंने कहा कि 72,000 किल्ड, 72,000 किल्ड इन द जेनोसाइड इन गजा। जब नरसंहार किया गजा में, इजराइल ने किया और अमेरिका की सहमति से किया। उसके अलावा देखिए, कह रहे हैं कि ये 1 मिलियन प्लस डिस्प्लेस्ड इन लेबनान। इतने लोग जो है, ये 10 लाख से ज्यादा लोग जो है बेघर बार हुए लेबनान में। और जो वीडियोज आ रहे थे कि वेस्ट बैंक में जो है, वो इजरायली सेना के लोग जो है घुस गए हैं, और वो रात में घुस करके वहां के जो नागरिक हैं, उनके घरों को आग लगा देते हैं, उनको ब्रूटल मारते हैं। मतलब भयानक स्थिति फैलाया हुआ है। और मैं कई बार बोल चुका हूँ कि ये जो हिटलर को जो लोग गालियां दे रहे थे कल तक, कोई ताज्जुब नहीं जब वर्ल्ड जो है दूसरे हिटलर को डिफेंड करने लगे, हिटलर को भूल जाए। जो हालत नेतन्याहू और ट्रंप ने किया हुआ है दुनिया का, वो भयावह है। और देखिए आगे ये कह रहे हैं बर्नी कि 1700 शेल्टर अटैक्स इन द वेस्ट बैंक का मैं जिक्र कर रहा था। देखिए 1700 शेल्टर पर अटैक किया गया है।
जहां लोग शरणार्थी बने हुए हैं। नाउ वॉर इन ईरान, sending 20,000 plus more bombs to Netanyahu is not just immoral। कल भी हमने सवाल उठाया था कि नैतिकता का सवाल है, कहाँ है नैतिकता? डेमोक्रेसी की बात करने वाला अमेरिका भाड़ झोंक रहा है, मतलब वहां है ही नहीं लोग। भारत में एक समझ में आता कि भारत में ढेर सारे टुकड़े में बटा हुआ हमारा देश, जातियों में, धर्मों में, समाजों में, भाषाओं में, परंपराओं में। लेकिन अमेरिका, अमेरिका तो बड़ा बौद्धिक देश है, बड़ा तरक्की वाला देश है, साइंटिफिक टेम्परामेंट भी वहां भरा पड़ा है। 23% लोग हैं जो किसी धर्म को नहीं मानते, और बहुत पुरानी डेमोक्रेसी है। वो दावा करते रहे हैं कि दुनिया में कहीं भी अगर डेमोक्रेसी पे खतरा है तो हम सामने खड़े होंगे। और डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र, लोकतंत्र को बचाने के लिए जरूरी है कि आप नैतिकता आपके साथ इर्द गिर्द चारों तरफ रहे। जिस समाज में नैतिकता नहीं रहेगी, जिस सरकार में नैतिकता नहीं है, वो समाज, वो सरकार जन विरोधी है। वो धर्म के आधार पर किसी को आप दुश्मन मानिए या जाति के आधार पर दुश्मन मानिए, मूलतः नफरत जो है मानवता का दुश्मन है। और कोई भी देश, कोई भी समाज, कोई भी सरकार, कोई भी व्यक्ति जिसके अंदर नफरत चलती है, जो दूसरों के प्रति नफरत रखता हो, वो अपने लिए भी घातक है, दूसरों के लिए तो घातक है। और देखिए कल जो है उत्तम नगर में, दिल्ली में खबर आई थी कि जो है बड़ा पता नहीं क्या इतनी धमकियां दे रहे थे, पिछले 10 दिनों से लगातार धमकियां दे रहे थे गुंडे, जो हिंदू धर्म के नाम पर तमाशा करते हैं, हिंदू धर्म का ह नहीं जानते। और हिंदू धर्म, बड़ा बढ़िया कारवा में एक आर्टिकल छपाया, पढ़िएगा अगर कारवा आपके पास होगा, नहीं तो मैं किसी दिन चर्चा करूंगा उस पर। हिंदू धर्म को लेकर बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा है, बहुत रिसर्च बेस्ड आर्टिकल है, वो बड़ा आर्टिकल है कि ये हिंदू बना कब, हिंदू धर्म की चर्चा कब से होने लगी, और किस तरह से हिंदू धर्म के नाम पर भारतवर्ष के भीतर अंग्रेजों की सत्ता जो है ट्रांसफर हो गई है सवर्णों के पास। जो ताकतवर है, जो बनिए हैं, जो ब्राह्मण हैं, जो सवर्ण हैं, उनके पास सत्ता शिफ्ट हो गई। क्योंकि सत्ता के लिए जरूरी एलिमेंट जो है, यहाँ नैतिकता नहीं है, जरूरी एलिमेंट है पैसा। जिसके पास पैसा है, जिसके पास ताकत है, जिसके पास न्यायपालिका जिसके कब्जे में है, जिसके कब्जे में पूरी कानून व्यवस्था है, वही सत्ता चला रहा है। इस देश में, भारतवर्ष के भीतर भी न्यायपालिका पे किसका कब्जा है, कानून व्यवस्था पे किसका कब्जा है, यूनिवर्सिटियों पे किसका कब्जा है, बिजनेस पे किसका कब्जा है, खेतों पर किसका कब्जा है? तो आप पाएंगे कि ये सारे कब्जा वाले लोग वही लोग हैं जो 15% है। और वो फिर 85% वालों को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, आर्थिक अभाव के नाम पर कुचलते हैं, दबाते हैं, परेशान करते हैं। ये जो युद्ध है वो यही है। युद्ध का कितना बड़ा भारी नुकसान झेलना पड़ेगा वो युद्ध के बाद पता चलेगा। हालांकि अभी कहा जा रहा है कि दुनिया भर के जो हवाई जहाज है, वो हवाई जहाज जो है, वो हवाई जहाज की जो कंपनियां, एयरलाइंस कंपनियां हैं, वो भारी घाटे में चल रही है। और फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की 20 सबसे बड़ी लिस्टेड एयरलाइंस की कुल वैल्यू करीब $53 अरब घट गई। जो आवाजाही है, आना जाना है जहाजों का, वो रुका हुआ है। क्योंकि वहां तो जेट चल रहे हैं, वहां मिसाइलें चल रही हैं, ड्रोन चल रहा है, वहां हवाई जहाज कहाँ से जाएगा? तो कमर्शियल उड़ानें सारी ठप है। और इसकी वजह से मतलब मिडिल ईस्ट में तो सारी उड़ानें बंद है, और बिना मिडिल ईस्ट के हम यहाँ से वहां आए, वहां से यहाँ कैसे आएंगे? क्योंकि वहीं से गुजरना। और उसके अलावा जेट फ्यूल जो है वो भी दुगना हो गया है। और जेट फ्यूल दुगना होने का मतलब है कि हवाई टिकट बहुत महंगे होने वाले, भारत में भी महंगे होने वाले। और केवल हवाई टिकट नहीं, कई लोग खुश हो सकते हैं कि अरे मारो यार, हम हवाई जहाज से थोड़े जाते हैं। लेकिन रेलवे के दाम भी बढ़ेंगे, गैस का दाम बढ़ेगा, तेल का दाम बढ़ेगा। गैस और तेल का दाम बढ़ेगा तो फुटपाथ पे आप चाहे खाना खाएं, चाहे होटल में खाना खाएं या घर में बनाएं, महंगा पड़ेगा। वो आवाजाही जो है, जो सामानों की ढुलाई है, वो महंगी हो जाएगी। और महंगाई भयंकर रूप से व्यापेगी। सरकार, अभी कहा जा रहा है कि सरकार ने अभी
चुनाव की वजह से रोका हुआ है, जैसे कोरोना को रोका हुआ था चुनाव की वजह से नरेंद्र मोदी जी ने। और जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, तालाबंदी हुई, और तालाबंदी के बाद कितना हाहाकार मचा, वो आप सब गवाह हैं इसके। और आपकी आंखों के सामने पिछले 12 सालों में कितनी बार हिंदुस्तान के आम लोग लाइनों में लगे हैं। महंगाई कहां से कहां चली गई। जो प्रधानमंत्री रोते थे, मनमोहन सिंह को मौन सिंह कहते थे, मौन मोहन सिंह कहते थे, और कहते थे कि जिस देश का रुपया गिरता है उस देश की इज्जत चली जाती है, प्रधानमंत्री की इज्जत चली जाती है। अब जब रुपया गिर रहा है तो प्रधानमंत्री की इज्जत उठ रही है, क्योंकि अब जो है पूरा गटर मीडिया जो है वो तारीफ में लगा हुआ है, नैरेटिव बदलने में लगा हुआ। और कहा जा सकता है कि जब रुपया गिरता है तो देखिए, फॉरेन से जो रुपए आते हैं, डॉलर जो आता है, तो पहले $1 का तो 60 रुपया मिलता था, अब $1 का 94 रुपया मिल रहा है। तो देखिए, कमाई बढ़ रही है हमारी, ये भी कहा जाएगा और आप लोग के बीच कहा जाता होगा, क्योंकि हमारे देश में नैरेटिव जो है ताकतवर लोग अपने तरीके से बनाते हैं। और जो भीड़ है, 85% की भीड़, 85% नहीं, मैं तो कहूँ 90-95% की जो भीड़ है, चूंकि सवर्णों में भी बड़ा हिस्सा है जो गरीब है, जो अशिक्षित है, उन्हें भले अहंकार है अपनी जाति का, लेकिन उनके पास भी वैसा ही अभाव है जैसे दलितों के पास। आर्थिक संकट उनके सामने भी है, रोटी रोजगार का संकट उनके पास भी है, महंगाई उनके लिए भी घातक है, वैसे ही जैसे छोट जो कमजोर जातियां हैं उनके लिए महंगाई। लेकिन उनको गर्व होता है कि हमारी सरकार चल रही है, हमें कोई गाली नहीं दे रहा है। और ये जो फलाना शर्मा, फलाने दुबे, फलाना पांडे, फलाना मिश्रा, कोई दाढ़ी बढ़ा के, कोई भगवा पहन करके जो गालियां देते रहते हैं, जो मुसलमानों को गालियां देते हैं, जो बैकवर्ड क्लास को गालियां देते हैं, उन पर गर्व होता होगा उनको, लेकिन मूल तौर पे देश को आप जो है बर्बाद कर रहे हैं। और ईरान जो है, जो अमेरिका और इजराइल को जो ईंट का जवाब पत्थर से दिया है, वो समझने वाली बात। ईरान इतना मजबूत हुआ कैसे, सब दांतों तले उंगली कैसे दबा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि लोग ये इसके पीछे जो है ये चीन है, उसके पीछे रूस है, लेकिन सवाल उठता है कि हमारे पीछे कौन है। और एक बात और जान लीजिए कि खाली पीछे होने से कुछ नहीं होता है, सीना तो आपका है, सीने में इतनी ताकत है, इतनी कुवत है, क्या मानसिक बल इतना ताकतवर है कि किसी की बात को, हम दुश्मन की बात को सुनेंगे नहीं। ईरान के इतने बड़े नेताओं को मार दिया गया, 3,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, 25,000 से ज्यादा लोग घायल हैं। अभी दिखा रहा था कि 20 दिन का बच्चा जो है उसको, उसका संस्कार किया गया, वो भी मरा। ऐसे बहुत बच्चे मरेंगे इसराइल में, जो गजा में भी मरे हैं। जब युद्ध होगा तो जो मिसाइल है, जो ड्रोन है, जो बम है, वो निर्दोष और दोषी नहीं ढूंढता है। तो ये जो हालत है हमारे देश की और ये जो दुनिया की, अभी देखिए 2-3 दिनों से प्रधानमंत्री भी अलग अलग देशों से बात कर रहे हैं, ईरान के राष्ट्रपति से भी बात की है। और ये सारी कवायद, एक तरफ तो कहा जा रहा है कि कूटनीतिक कवायद है, शांति ढूंढी जा रही है, दूसरी तरफ सच्चाई ये है कि अमेरिका के सामने किसी की चल नहीं रही है। ट्रंप जो चाहता है वो कर रहा है, और वो बर्नी हो चाहे कोई और सीनेट हो, उनकी भी नहीं चल रही। अमेरिकी संसद जो कांग्रेस है वो जो करेगी, और वो वैसे ही है जैसे भारत में नरेंद्र मोदी जब लोकसभा में आते हुए, परसों की खबर है, फ्राइडे की, लोकसभा में जब नरेंद्र मोदी आए, उनके आने से पहले जो है, जो लोकसभा अध्यक्ष थे वो कुछ बोल रहे थे, और जब एंट्री होती है नरेंद्र मोदी जी की, तो फिर वो जो है भारत माता की जय के नारे लगने लगते हैं। ये क्या है? ये व्यक्तिवाद जो है भारतवर्ष का सत्यानाश करेगा, लोकतंत्र के लिए सबसे घातक है ये। और नरेंद्र मोदी ने व्यक्तिवाद को, कांग्रेस के भीतर भी व्यक्तिवाद था, लेकिन इस लेवल पे नहीं था। इंदिरा गांधी जब संसद में आती थी तो कोई इंदिरा इंदिरा और भारत माता की जय, या नेहरू आते थे तो नहीं करता था। एक मर्यादा थी संसद की, लोकसभा अध्यक्ष की मर्यादा थी, मंत्री की मर्यादा थी, हर सांसद की मर्यादा थी। लेकिन पिछले 12 सालों से न सांसद की मर्यादा है, न लोकसभा अध्यक्ष की मर्यादा है, न किसी मंत्री की मर्यादा है। आम आदमी की कौन पूछे? केवल एक व्यक्ति है, मोदी। और मोदी की हालत यह है कि ट्रंप 85 बार बोलते हैं और मोदी जी चुप हो जाते हैं, आवाज नहीं निकलती।
ईरान जैसा साथी हमने खोया है, इसका खामियाजा आज नहीं कल समझ में आएगा। हमारे साउथ इंडियन साथी कह रहे हैं कि बर्नी सैंडर्स इज ए जयोनिस्ट एजेंट सर। हाँ, लेकिन जो बोल रहा है उसमें तो हमको अच्छा लग रहा है कि वो बोल रहा है कितने लोग मार दिए गए। एजेंट हो सकता है, संभव है, आप जो कह रहे हैं सही है, मैं बहुत नहीं जानता उनके बारे में, लेकिन जो कहा है वो बिल्कुल सही है कि जेनोसाइड हुआ है इसराइल में, गजा में। तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हम नागरिकों को खड़ा होना पड़ेगा। हम नागरिकों को, जैसे वो महिला ने इजराइल में किया, जब उसके शहर में गया वहां का मंत्री, इजराइल का मंत्री, नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर बेन ग्वीर, तो महिला ने कहा कि तुम यहूदी नाजी हो, तुम इन मौतों के जिम्मेदार हो, तुम मौत लेकर आए हो, मेरे शहर से बाहर निकलो, ये कहना पड़ेगा। और देखिए बंगाल चुनाव में क्या होता है। वहां के जो वहां की जो खबरें आ रही है, वहां के जो जर्नलिस्ट गए हुए हैं, वो जर्नलिस्ट के जो रिपोर्ट्स है उसमें बताया जा रहा है कि कहना मुश्किल है, ढेर सारे लोग वहां भी है जिनको मोदी जी बड़े अच्छे लीडर नजर आते हैं। अब बाकी तो है ही। और उसकी सबसे बड़ी वजह है कि ये जो अगड़ा और पिछड़ा जो है वो बहुत भयानक है। केवल धर्म के नाम पर हम जो है नफरत नहीं करते हैं, हम अगड़े पिछड़े के नाम पर भी, जातियों के नाम पर भी नफरत करते हैं। द साउथ इंडियन करें, दे एक्ट लाइक स्लीपर सेल्स इन डेमोक्रेट पार्टी, सैंडर्स सेज नथिंग व्हेन डेमोक्रेट्स आर इन पावर। हमारे देश में है साउथ इंडियन भाई, विचारधारा पे कितने लोग खड़े हैं, सबके लिए एक नायक हो गया है, और जो नायक अच्छा करे बुरा करे जय जयकार लगाइए। तो ये बड़ी भयावह बात है। और देखिए, अब जो कीमतें जो बढ़ने वाली है उसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा हम लोगों को। उसके अलावा देखिए, जो अब जो जिस लेवल पे हॉर्मुज खोलने की बात कर रहा है, चूंकि हॉर्मुज बंद होने की वजह से ऊर्जा का संकट सब जगह है, भारत में भी है, चीन में भी है, बाकी देशों में भी है। और अगर यूरोपियन कंट्रीज में भयंकर तौर पे, हालांकि ट्रंप ने ये कह तो दिया कि ऊर्जा संकट में आप लोग झेलो, लेकिन परेशानी ये है कि उसकी दादागिरी फिर जो है, जो प्रोटेक्शन मनी जो लोग देते हैं, जो देश प्रोटेक्शन मनी देते हैं ट्रंप को, वो कैसे देंगे? अमेरिका को देते हैं, वो कैसे देंगे? जो ईरान ने कहा कि अगर तुम हमारे प्लांट पे, अगर पावर प्लांट पे हमला करोगे तो हम वाटर प्लांट को ध्वस्त कर देंगे। वाटर प्लांट को ध्वस्त होने का मतलब, एक दिन और हमने चर्चा की थी कि वाटर प्लांट को ध्वस्त करने का मतलब है मिडिल ईस्ट में पानी का भयानक संकट। और ऊर्जा का संकट तो हम झेल लेंगे, अंधेरे में रह लेंगे, बिना खाद के कुछ दिन जी लेंगे, अनाज उगा लेंगे, लेकिन क्या बिना पानी के हम रह सकते हैं? समुद्र का पानी पी नहीं सकते। आप हवाई जहाज से कितना पानी लाके दोगे? टैंकर से लाके कितना पानी दोगे? तो वो बहुत भारी संकट होगा। और ये भी नहीं कहा जा सकता कि अमेरिका धमका रहा है तो ईरान नहीं करेगा, ईरान झूठी धमकी दे रहा है। अमेरिका जैसा अमेरिका जैसा करता है उससे ज्यादा बड़ा हमला, ज्यादा भारी हमला ईरान कर रहा है। और ईरान अमेरिका में भले हमला नहीं कर रहा, लेकिन जब ईरान ने कहा है कि दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी पार्क में अमेरिकन इजरायली अब सुरक्षित नहीं है, तो उसको भी समझना पड़ेगा अमेरिका को। और अमेरिकन के भीतर भी डर होना जरूरी है। जब कोई समाज, कोई वर्ग, कोई व्यक्ति डर के बाहर निकल जाता है, डर के पार चला जाता है, तो बड़ा खतरनाक भी हो जाता है। उसको डर जब नहीं लगता तो भी दिक्कत है। डरना जरूरी है। और ये अमेरिकन को भी डरना जरूरी है कि दुनिया में अगर इस तरह से हम गुंडाई करेंगे तो हमारे लिए भी दुनिया जो है सुरक्षित जगह नहीं रहेगी। आमतौर पर यह चर्चा होती है कि अगर इजरायली या अमेरिकन किसी दूसरे देश में मारे जाते हैं, कोई मारता है उनको, तो अमेरिका और इजरायल जो है घुस करके मारता है, बदला लेता है। हमारे नरेंद्र मोदी तो खाली बोलते हैं घुस के मारूंगा। अभी इस युद्ध में भी कई भारतीय मारे गए हैं, देश के भीतर मारे जाते हैं। कोई देश नहीं है जहां हमारे इंडियंस नहीं मारे जाते हैं, हमारे इंडियंस को गालियां नहीं दी जाती। भारत के भीतर गालियां दी जाती, लेकिन भारतीय का मतलब यहाँ सवर्ण होता है, ब्राह्मण होता है, ये सबसे खतरनाक है। भाजपाई होता है, आरएसएस वाला होता है, और बाकी पूरे के पूरे जो है वो देशद्रोही है। इस तरीके का नैरेटिव जो चला दिया गया है, नैरेटिव जो भर दिया गया है, बहुत सारे लोग इससे प्रभावित हैं। मैं जब उतरता हूँ सड़क पे, देखता हूँ जिस तरह से हालत है,
अभी भी बीजेपी के नैरेटिव लोग हैं, लोग हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। हिंदू मुसलमान इतना भयानक हो गया है कि पूछिए मत। हम गए हुए थे कल, जो है जिसमें लेट हो गया मैं शाम में आने में, अब्दुल्ला भाई के यहाँ। बता रहे थे कि जिस बिल्डिंग में, बड़ी बिल्डिंग है, सब भी बिल्डिंग मानी जाती है, बहुत कीमती है, फ्लैट्स वहां पे है, किराया 60-65 हजार तो 2 BHK के किराया है, 60-65 हजार रुपया पर मंथ। और देखिए, उन्होंने कहा कि कुल 7 मुस्लिम परिवार वहां रहते हैं। जो ग्रुप है, जो व्हाट्सएप ग्रुप है सोसाइटी का, उसमें तमाम इस तरीके के घटिया मैसेज जो व्हाट्सएप पे आते हैं वहां भी दिए जाते हैं। और बोला, उनकी पत्नी ने कहा कि अपमान के घूंट पी करके कई बार रह जाना पड़ता है, क्या कर सकते हैं, कहाँ कहाँ लड़ेंगे, कहाँ रहें। और उन्होंने कहा कि हम मुस्लिम जो मोहल्ले हैं वहां भी नहीं रह सकते, वहां भी दिक्कत है। हमें चाहिए ऐसा जहाँ शालीनता हो, लेकिन जहां जाइए उसी तरीके के खतरे, और ये खतरे और बढ़े। दुर्भाग्य की बात है कि इंसानियत लगातार सिकुड़ती जा रही है, गुंडे लगातार फैलते जा रहे हैं, और गुंडों ने जो है धर्म का, जाति का, मसीहा का चेहरा ले लिया है, मसीहा की ताकत ले ली है, मसीहे का जो है गुण ओढ़ लिया है कि मैं मसीहा हूं। और इसी को संकट काल कहते हैं। जब संकट काल आता है तो गुंडे मसीहा बन जाते हैं। हमें ध्यान रखना चाहिए कि गुंडों को हम किसी हाल में मसीहा नहीं बनने देंगे। और ये काम जो है वो अमेरिका, इजराइल नहीं कर सकता। ये काम करने के लिए भारत को आगे आने की जरूरत थी, क्योंकि भारत ने हमेशा मानवीयता की बात की, मनुष्यता की बात की। हमारा, चाहे विवेकानंद बात करें, चाहे गांधी बात करें, चाहे बाबा साहब बात करें, चाहे नेहरू बात करें, मनुष्यता की बात सबसे जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर शाम की चौपाल में, रात 9 बजे।